पहला भाग दिया गया समीकरण x + 7y = 0। ठीक है, तुम्हें सवाल में दो चीजें बतानी है। एक तो बताना है कि इसकी ढाल कितनी है, माने m का मान बताना है क्या है, और दूसरा y अक्ष का अंतःखंड बताना है, यहां से यहां तक ये कितना है। ठीक है, c कितना है। तो इस सवाल में पहले भाग में, दूसरे भाग में, तीसरे भाग, तीनों भागों में y का मान निकालना है। पहले तो 7y = -x, फिर y = -1/7x। ठीक है, अब इसकी तुलना तीनों सवालों में, तुलना y = mx + c, इसको कौन सा रूप बोलते हैं, ढाल और अंतःखंड रूप। क्या बोलते हैं इसको, ढाल या प्रवणता अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप बोलते हैं इसको। ठीक है, इसलिए अपन इससे तुलना कर रहे हैं सवाल में। तो इन दोनों की तुलना करें तो m का मान कितना है, -1/7, c कितना है, 0। इस समीकरण और इस समीकरण की तुलना करें तो यहाँ x के साथ कितना है, -1/7, यहाँ x के साथ कितना है, m, तो m का मान क्या हो गया, -1/7, और इस सवाल में c नहीं है तो क्या मान लिया जाएगा, 0। ठीक है, तो चाहो तो इसको लगा दो, ऐसे लिख दो 0, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं है तो 0 ही माना जाएगा। तो बस, तो तीनों भागों में m का मान निकालना है। m का मतलब क्या हो गया, ढाल, और c का मतलब क्या हो गया, y अक्ष पर अंतःखंड। ठीक है, तो उत्तर में क्या क्या लिखोगे, ढाल कितनी आ गई, -1/7, और y अक्ष का अंतःखंड 0, y अक्ष का अंतःखंड, हाँ ये जी, बस ऐसा लिखने हैं। देखो तीनों सवाल, बाकी के दो तुम्हें करने हैं। तो ऐसा करो, y की संख्या इधर रखो, बाकी का उधर पहुंचा दो, -6 धन के 5, फिर 3 का भाग लगा दो, तो 3 का भाग लगा देंगे तो -2x और 5/3। ठीक है, अब इसकी तुलना कर देंगे तो ढाल तो आ गया -2 और c का मान आ गया 5/3। ठीक है, -2 और 5/3, बस ये उत्तर। कैसे आ गए, ठीक है। अंतःखंड रूप माने होता है, तुम्हें ये पता लगाना है कि x अक्ष का अंतःखंड कितना है और y अक्ष का अंतःखंड कितना है, a कितना है, b कितना है। तो अंतःखंड रूप माने इससे तुलना करेंगे अपन इसकी, अंतःखंड, हाँ अंतःखंड रूप क्या होता है, x/a इससे तुलना करेंगे। अब सुनो, ध्यान से समझ लो। प्रश्न क्रमांक 2 में समीकरण जो दिया है वो 3x धन 2y ऋण 12 लिखा था, तो उसको 12 लिख दिया। अब इस अंतःखंड रूप में बनाएंगे तो सीधी सी बात है, इधर राइट हैंड साइड में 1 बनाना है, तो सबसे पहले तो क्या लगा दो, 12 का भाग, 3x/12 + 2y/12। भाई राइट हैंड साइड में 1 कैसे बनेगी, 12 का भाग लगाएंगे, है ना। अब ये आ गए x/4 + y/6 = 1। अब इसकी तुलना इससे कर दो, तो यहाँ लिखो, उत्तर में लिखेंगे x अक्ष का अंतःखंड, तो x अक्ष का अंतःखंड a बराबर कितना, 4, और y अक्ष का अंतःखंड b बराबर 6। तो रवि जी बढ़िया समझ में आ रहा है सवाल ये, अब बढ़िया, b बराबर कितना, 6। तो जे निकालने हैं, तीनों भाग को करो। सबसे पहले 6 का भाग लगा दो, लगा दिया तो बराबर 1। हाँ पहले ऐसा करो, इसको x और ऐसा लिख दो 6/4, फिर y ऋण 6/3 बराबर 1, ऐसा लिखो, आ गया। मतलब ऊपर केवल x और y छोड़ने हैं बस, ठीक है। तो सुनो,
इसकी तुलना कर देंगे तो ए का मान कितना 6/4। हाँ सर, तो 3 आएगा। 6/4 का मतलब हो गया 3/2। हाँ सर, और बी कितना ऋण 6/3 का मतलब हो गया -2। बस इतना सा सवाल है। जाओ कैसे आओ? 0। देखो ऐसी स्थिति में ऐसा किया करो, इसको 0x मान लो, ऐसा लिख सकते हैं भाई। जो संख्या नहीं है उसको 0 मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो तो 0x + 3y 2 को उधर ले जाओ, कितने का भाग लगाएंगे इसमें? -2 का भाग लगा दो। तो 0x बटे -2 3y बटे -2 बराबर 1। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा लो इसमें, तो x बटे कितना? हाँ, तो जी तो 0 ही रहेगा, है ना। x बटे 0 ही लिखेंगे इसको। तो भाई 0 में -2 का भाग देंगे तो 0 ही रहेगा वो तो, नो प्लस, और जे आ जाएगा y बटे -2/3 बराबर 1। तो लिख दो x अक्ष का अर्थखंड 0, y का -2/3। बस लंबाई क्या है, मतलब p कितना है, और इस पे जो लंब है और ये x अक्ष, इसके बीच में धन दिशा में ये कोण कितना है, l। ये दो चीज बताओ। ठीक है, तो अब सुनो, ध्यान से समझते जाओ। x - √3y बराबर -8। ठीक है, इसका नियम ध्यान रखना है, अगर नियम भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी। पहला नियम, इधर की संख्या मतलब इसकी तुलना अपन इससे करेंगे, अभिलंब रूप बोलते हैं इसको, अभिलंब रूप। x cos अल्फा y sin अल्फा बराबर p से। तो तुम्हें पता है अल्फा किसको बोलते हैं? लंब और x अक्ष के बीच का कोण। ये लंब और x अक्ष के बीच का कोण, और p रहता है मूल बिंदु से इस रेखा की लंब दूरी। ठीक है, तुम्हें पता है कि लंब दूरी तो हमेशा धनात्मक रहती है। लंब दूरी कभी ऋणात्मक नहीं लिखते, सीधी सी बात। तो इसमें से पहले तो ऋण चिन्ह हटाना पड़ेगा। तो ऋण चिन्ह कैसे हटेगा? ऋण 1 का गुणा कर दो पूरे समीकरण में, निशान बदल दो, ऋण x + √3y बराबर 8 और बराबर 8 कर दिया। फिर इसके बाद इसमें x का गुणांक कितना है? ऋण 1 -1 का वर्ग, और y का गुणांक कितना है? √3 का वर्ग। तो कुल मिला के कितनी संख्या हो गई पूरी? 2 हो जाएगी, हैं? तो 2 का भाग लगा दो। ये नियम रखना है। अगर तुमने ये नियम नहीं अपनाया तो ये अविलंब रूप में ना तो ये लंब निकलेगा ना p का मान सही निकलेगा। इसको थोड़ा ध्यान से सोच समझ के करना है। तो ये आ जाएगा 1/2x + √3/2y बराबर 8/2। 2 का भाग लगाया है ना, तो यहाँ लिख, इसको चाहो तो लिख देना 2 का भाग। सर यहाँ पर अगर 3 संख्या 3 का भाग लगा, ठीक है, मतलब कुल मिला के x के गुणांक का वर्ग y के गुणांक का वर्ग यहाँ पे लेंगे और उनका वर्गमूल निकालेंगे। जो भी संख्या आएगी उसी का ही भाग लगाएंगे। ठीक है, हाँ वही तो आएगा जी। ऋण 1 का वर्ग क्या होगा? 1। √3 का वर्ग क्या आएगा? 3। 3 और 1 4। 4 का वर्गमूल 2 ही बनेगा। ठीक है, अब सुनो, इसकी तुलना अगर मैं इससे करूं अविलंब रूप इससे, तो अब बताओ cos अल्फा कितना है? cos अल्फा -1/2 तथा sin अल्फा कितना है? √3/2 है, और p का मान कितना है? 4। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ सॉल्व। अभी तुम्हें केवल कोण बताना है। तो देखो कोण वो भी काय में बताना है? धन दिशा में। अभी तो ये ऋण के उत्तर चल रहे हैं। अब तुम ये बताओ, नेक्स्ट त्रिकोणमिति में आना पड़ेगा अल्फा। देखो
तुम पहले निशान मत देखो। कॉस में 1/2 किसका मान होता है? कॉस 60 का मान होता है। ठीक है, तो अल्फा की जगह पहले तो लिख दो 60। क्या लिख दो? 60। अब अपन ये देखेंगे कॉस ऋणात्मक और साइन धनात्मक कौन से चतुर्थांश में होता है? बताओ सर 10 में। अरे कॉस का मान ऋणात्मक, साइन का मान धनात्मक, दूसरे चतुर्थांश में नहीं होता ये बोलते हैं ऑल सिल्वर टी। कब? देखो दूसरे चतुर्थांश में साइन धन का होता है तो बाकी सब ऋण के होंगे, तो सीधी सी बात है कोस ऋण का और साइन धन का कहां पे होगा? दूसरे में। दूसरे चतुर्थांश में कोण कैसे पहुंच जाते हैं? तुम लोगों ने मुख्य मान वगैरह पढ़े हैं ना उधर त्रिकोणमिति में। मुख्य मान, व्यापक हल समीकरणों में, त्रिकोणमिति में। तो दूसरे चतुर्थांश में कैसे कोण को पहुंचाते हैं? 180 में से घटा के, है ना? तो ऐसे 180 में से घटा दिया जाएगा। तो अल्फा कितना बचा? 120 डिग्री है। और पी मानिए लंब दूरी कितनी? 4। ठीक है, 0। पहले इसको ऐसा लिख लो 0x प्लस वाई माइनस 2 माने इसका ये बोलते हैं व्यापक रूप। ठीक है, अब उसके बाद 2 को उधर ले जाओ। 1 का गुणा। हाँ, इसमें कितने का भाग देंगे? 1 का। √0 का वर्ग प्लस 1 का और प्लस 1 का वर्ग माने 1 ही आ जाएगा। ऐसा। तो 1 का भाग लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समीकरण तो जी रहेगा। ऐसा क्यों? जी रहेगा ना समीकरण, है ना? क्यों समीकरण में कोई फर्क पड़ेगा कि 1 का भाग लगाने में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुलना कर दो, इसकी तुलना x cos अल्फा y sin अल्फा बराबर p से करने पर x cos अल्फा करने बराबर 0। x cos हाँ, तो यहाँ cos अल्फा कितना? 0 तथा sin अल्फा कितना? 1। ठीक है, p बराबर कितना? 2। तो अब उत्तर लिख दो, क्योंकि यहाँ ऋण वगैरह का तो कोई चक्कर ही नहीं है। सीधा सीधा ऐसा कौन सा कोण होता है जो cos में 0 दे, साइन में 1 दे? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। या इसको π/2 भी लिख सकते हैं। तुम लिख लेते हो बेटा रेडियन में? 90 डिग्री में उसको सीख लो। 90 में π/180 का गुणा कर दो तो रेडियन बन जाएगा। जैसे 90 डिग्री में π/180 का गुणा कर दो तो ये रेडियन बन जाएगा। 90 कर दो π/2। ठीक है, हाँ सर। तो डिग्री से रेडियन बनाना होता है तो π/180 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, और p कितना है? 2 इकाई है ना? जी आ गई। और अगर समीकरण लिखना है तो यहाँ क्या लिख दो? cos 0 साइन, हाँ नहीं 90 लिखना पड़ेगा। अगर समीकरण लिखना है तो क्या लिखेंगे? अल्फा का मान कितना रखोगे? 90 निकला ना? तो x cos 90 डिग्री, हाँ, और साइन क्यों? साइन कितना? 90 और p का मान कितना? 2। तो समीकरण लिखना होता है ऐसे लिख सकते हो। एक का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग माने √2 का भाग लगाने पर तो ये आ जाएगा 1/√2x माइनस 1/√2y बराबर 4/√2। ठीक है, तो इसकी तुलना अपन ने इससे की तो cos अल्फा का मान 1/√2, साइन अल्फा का मान कितना? माइनस के 1/√2 और p बराबर 4/2 और p बराबर 4/2 4/√2। और सॉल्व कर लो इसको, परमीकरण कर सकते हैं। ऐसा ऐसा करो 4 को लिख दो 2 गुणा √2 और √2 लिख सकते हैं क्या? ऐसे ऐसा है 4 गुणा तो √2 से √2 कट जाएगा 2√2 तो p बराबर 2√2 हो गया। जिनको मान जे संख्या के आधार पर रखते हैं, यदि x प्लस किया तो जाइए x प्लस में रखो, जी माइनस किया तो जे माइनस में रखो ना। अब सुनो,
कॉस में 1/√2 किसका मान होता है? कॉस में 45 का अल्फा बराबर 45 डिग्री है ना। लेकिन अपन को ये देखना पड़ेगा इसमें कि कॉस धन का साइन ऋण का माने कॉस का घर कौन सा होता है ये बताओ। चौथा होता है कि नहीं? ऐसा सही है हैं? देखो अब यहाँ बताया था तुम्हें ऑल सिल्वर टी का चौथा होता है। चौथे चतुर्थांश में कोण को पहुंचाने के लिए क्या करो, 360 में से घटा दो। क्या करते हैं उसे भाई? चौथे में जो कोण पहुंचेगा वो 360 से क्या होगा, कम, क्योंकि यहाँ 0, 90, 180, 270, यहाँ 360 पूरे हो गए। तो इसे चौथे में लाना है तो 360 में से घटा दो। तो 360 डिग्री में से इसको घटा देंगे तो एल्फा कितना बचा? 315 डिग्री। बस जी अपने उत्तर हो गए। एल्फा का मान कितना? 315 डिग्री और पी का मान कितना? 2√2। सर ऐसे सर अगर तीसरे चतुर्थांश में लाना था तो 2 से 70 माइनस करना पड़ता। 2 से 70 90 का उपयोग कभी नहीं करती, 180 या 360 का उपयोग करना है। पहले तीसरे में लाना होता तो 180 जोड़ दे, ठीक है सर। ऐसे मतलब 90 2 से 70 का उपयोग कभी नहीं हाँ करते। सर, मतलब आज सर दूसरे में लाना तो 180 का 180 में घटा देते हैं और तीसरे में लाना तो 180 जोड़ देंगे। चौथे में लाना तो है ना। पहले में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता और चौथे में लाना होता है 360 में से घटा देते हैं बस। चौथा सवाल उत्तर देख लिया? उत्तर देखो तो समीकरण कैसे लिख देंगे बोलो? x cos 315 डिग्री बाई साइन 315 डिग्री और बराबर 2√, ये समीकरण बन गया। ठीक है। हमारा ये बिंदु P हो गया x1 y1। इस बिंदु से ये जो रेखा दी गई हो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इसके बीच की दूरी d बराबर कैसे किया करो? x1 y1 को x और y की जगह रख दिया करो, ax1 by1 प्लस c और नीचे अंडर रूट में x और y के गुणांकों का वर्ग। ये है किसी बिंदु से किसी रेखा के बीच की दूरी निकालने का। बिंदु से रेखा की दूरी, ये नोट कर लेना अच्छी तरह से, बिंदु से रेखा की दूरी का सूत्र। अब अपने पास पहले ये रेखा उल्टे सीधे रूप में दी है, क्या बनाना पड़ेगा? व्यापक रूप बनाना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा इसको। तो पहले कोष्टक बोल लो, 12x 12 छंग 72, 5y 5 दूनी 10, तो 12x माइनस के 5y माइनस के 10 और प्लस के, या इधर ही लिया ऐसा करो, प्लस के 72 और प्लस के 10 सब संख्याएं। तो 12x माइनस के 5y प्लस के 82 बराबर 0। जी हाँ। अब लिखेंगे बिंदु 1 -1 से रेखा 1 की लंब दूरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अब सुन लो, नेक तरीका, किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी निकालनी है तो सूत्र तो ये लगा दो। अब इनको तुम्हें अगर सादा टीचर की तरह बताएं तो फिर वो क्या कहेंगे? ये कहेंगे, देखो कैसे मैं बताऊं सूत्र में बेटा, ए कितना रख दो, ए कितना है 12, बी कितना है -5, सी कितना है 82, ठीक है। और x1 माने बिंदु कितना है -1, y1 कितना है, ये x1 है ये। अब सुनो, तुम लोगों को इसी तरह से पढ़ाया गया है 10 तक, ये a1 है, ये b है, ये x1 है, ये y1 हो, ये सूत्र में रख दो। अब बच्चा क्या है ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा? a कहाँ है 12, फिर x1 कहाँ है -1, तो ऐसा तो टाइम लगता है। उल्टी सी चीज ढूंढ के रख दी तो तुरंत उत्तर गलत हो जाता है। तो मैं सीधा सीधा तरीका बताएं, देखो कैसे। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना कैसे करना है। ये रेखा का समीकरण देखो तुम तो, x की जगह -1 रख दो, y की जगह 1 रख दो, ठीक है, रख दो।
तो ये 12 गुणा 1 माइनस ये कितना मतलब -1 है ना, हाँ सर, और 5 गुणा 1 प्लस 82 प्लस 82 बराबर और नीचे इन संख्याओं के वर्गों का योग 12 का वर्ग और -5 का वर्ग। ठीक है, परिमाण में क्यों रखते हैं, जिससे दूरी ऋणात्मक नहीं आए। ठीक है, तो हाँ, तो -12 -5 82 और जो 144 धन 25 कितना बचा, 12 5 17 17 हटा दो 82 में से, 7 82 माइनस 17 और नीचे तो क्या होगा, अंडर 169, तो 12 में से 7 गए तो 5, 8 में से 2 गया तो 6 65 और नीचे बचे 13 और 13 पंजे 65। ठीक है, ठीक है, तो लंब दूरी निकालने का सूत्र चलो तो ठीक है, ट्रिक बढ़िया है ना। एक्स और वाई की जगह बिंदु रख दो, नीचे ए और बी के एक्स और वाई के गुणांकों का वर्ग, कौन सा सूत्र बताना, और नहीं तो ये ढूंढा ढाड़ी करोगे, ये x1 कितना है, y1 क्या है, ये लिखा है सूत्र, ये कौन सा सूत्र है, रेखा से बिंदु से रेखा की लंब दूरी का सूत्र। चाहो तो लिख लेना, बिंदु से ये लिखा है, वैसे ये लिखा है बिंदु से रेखा की लंब दूरी का सूत्र। x1 plus y1 plus c upon